लिख लो। तो अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हम लोग आई फ्रेम टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आई फ्रेम टैग का, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल तो करेंगे ही अभी लैपटॉप में। तो आई फ्रेम टैग क्या होता है? आई फ्रेम टैग की फुल फॉर्म है इनलाइन फ्रेम, सही है। तो इनलाइन फ्रेम, आई यहाँ पे आई जो लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म है असल में, और फ्रेम तो वही है। तो आई फ्रेम टैग अभी रिसेंटली HTML5 में ऐड किया गया है, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आप लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टैग है ये, मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ। इसमें हम लोग आप वीडियो लगा सकते हैं, आप इमेज लगा सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं वो अभी हम आगे पढ़ते हैं, सही है। और दूसरा टैग हम लोगों के पास क्या है? दूसरा टैग हम लोगों के पास है डिव टैग। असल में डिव टैग जो होता है वो ज़्यादातर HTML में इस्तेमाल नहीं होता, वो CSS में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल उसको HTML में करते हैं उस तरह से CSS के साथ काम करने के लिए। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? डिव जो होता है हमारे कंटेंट को डिवाइड करता रहता है अलग अलग पार्ट्स में, और उस कंटेंट को डिवाइड करने से हमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती हैं। और डिव को इस्तेमाल करने से ही जब हम लोग कोई बड़ी वेबसाइट या कोई वेब पेज बना रहे होते हैं तो उसके अंदर डिव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप लोग जब CSS पढ़ेंगे या जिनको आती होगी उन लोगों को पता होगा कि डिव कितना मायने रखता है एक HTML और CSS के साथ जब हम लोग कलेक्टिव वेबसाइट बना रहे होते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं आई फ्रेम टैग के बारे में। आ जाए, चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो भाई अब आई फ्रेम टैग के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ सबसे पहले, और उसमें हम लोग लर्निंग आई फ्रेम लिख देते हैं। जैसे हम लोगों ने लर्निंग HTML का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर फाइल्स बहुत सारी हो गई थी असल में, इसलिए मैं लर्निंग आई फ्रेम का एक अलग पोर्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लर्निंग आई फ्रेम, सही है। तो लर्निंग आई फ्रेम का मैंने एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में जाके मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, और विजुअल स्टूडियो में जाके इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। मैंने आई फ्रेम के आप लोगों को फुल फॉर्म बता दिए, आप लोगों को ये फुल फॉर्म याद रखनी है, और जितनी मैं पहले बता चुका हूँ वो सब हम लोगों को याद रखनी है। और कंक्लूजन क्लास हम लोग ले लेंगे लाइव स्ट्रीम पे, या वीडियो बनानी होगी, जो भी करनी होगी हम लोग ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर में जाके मैं लर्निंग आई फ्रेम का मेरा ये वाला फोल्डर था, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। हम लोग बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना भी मैंने सिखाई थी आप लोगों को। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं लिख देता हूँ iframe.html, सही है। HTML मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल हम लोग आई फ्रेम का दे देते हैं, आई फ्रेम का सिंपल टाइटल दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि आई फ्रेम होता क्या है असल में। मैं आप लोगों को एक डेमो देता हूँ आई फ्रेम का। असल में आप लोगों ने यूट्यूब तो यूज़ किया ही होगा, तो यूट्यूब में क्या होता है कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं, मैं यूट्यूब खोलता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद दिखाता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब ओपन हो जाए थोड़ा सा, तो हम लोग यूट्यूब पे आ गए। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, जैसे इस तरह से यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, और यहाँ पे कुछ सजेशंस होती हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डकी भाई का ब्लॉग ही ओपन कर लूँ, तो यहाँ पे कुछ फ्रेम आ रहा है, सही है। तो ये वाली जो वीडियो है, हमने जब वीडियो ओपन की ना, तो ये एक फ्रेम में आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो फ्रेम है ना, ये HTML बना रहा होता है, और हम HTML से ये बनाना सीखेंगे कि ये फ्रेम बनता कैसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से, और हम लोग दोबारा अपनी कोड पे चलते हैं। यहाँ पे आई फ्रेम का एक टैग होता है HTML में, जिसको हम लोग आई फ्रेम ही कहते हैं। मैं सिंपल आई फ्रेम लिखता हूँ, और आई फ्रेम में आके मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आई। मेरे पास क्या क्या आया? मेरे पास आई फ्रेम SRC आया, मेरे पास फ्रेम बॉर्डर आया। और अच्छा, अगर मैं यहाँ से फ्रेम बॉर्डर को हटा दूँ या ज़ीरो भी रहने दूँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी की विड्थ देंगे और अपनी मर्ज़ी की हाइट दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SRC में जाके कोई वीडियो भी ले सकता हूँ और कोई इमेज भी ले सकता हूँ। अगर मैं कोई वीडियो यहाँ पे मैं देखूँ सबसे पहले कि मेरे पास कोई वीडियो है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो हम लोग उसको फिर यूट्यूब से या कहीं से भी डाउनलोड करके हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स में कोई वीडियो मिल जाए मुझे, कोई अच्छी सी, ये वाली वीडियो हम लोग ले लेते हैं। इस वाली वीडियो को मैं सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अपने जो मेरा फोल्डर है, फोल्डर में मीडिया होना ज़रूरी है। जो भी आप इमेज लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं वो फोल्डर में होना ज़रूरी है, ताकि वो आपके ब्राउज़र पे शो हो। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो ले लिया जो मेरे व्हाट्सएप वीडियो कुछ इस तरह से आ रही है। मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और लर्निंग iframe.html पे आया, और SRC वाले पोर्शन में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे .mp4 करके कोई वीडियो हमारी ये पेस्ट हो गई है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ इसको। मैंने क्या लिखा, विड्थ, और विड्थ में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 300, और इसी तरह से मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाइट हम लोग दे देते हैं, हाइट में मैं दे देता हूँ 200 px। px देना ज़रूरी है क्योंकि HTML5 में ये हम लोगों के पास रूल आया है कि हम लोगों को px ज़रूर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आई फ्रेम हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अब हम देखते हैं कि शो कैसे हो रहा है हम लोगों के पास। मैंने यहाँ पे कॉपी पास्ट किया और मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखें आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह से वीडियो ही प्ले हो रही है। अच्छा, अब इसी तरह से हम लोग इसकी विड्थ और हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं आई फ्रेम के अंदर कि अगर मैं यहाँ पे आके एंकर टैग ले लूँ। एंकर टैग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा यकीनन, सही है। तो एंकर टैग ले लूँ और यहाँ पे आके मैं ये वाली जो वीडियो है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से जो है, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। मैंने यहाँ से इसको हटाया, ठीक है, SRC के साथ हटाऊंगा, ठीक है, ताकि इसका सब कुछ हट जाए। और यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं अपने आई फ्रेम को एक नेम दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे नेम दूंगा और उस वाले नेम को मैं ये एंकर टैग के अंदर कॉल करूँगा। कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके लिखता हूँ नेम। जब मैं NA लिखूँगा तो आपके पास खुद ही नेम आएगा, और नेम में मैं लिख देता हूँ Ctrl+Z किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई आई फ्रेम, ठीक है। इसी तरह से मैंने माई आई फ्रेम लिख लिया और यहाँ पे आके मैं टारगेट लिखूँगा। पहले इसका हम लोग कुछ व्यू देख लेते हैं ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चल जाए, कोई क्वेश्चन ना रहे माइंड में। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास एक चीज़ आ रही है। क्या चीज़ आ रही है, ये बिल्कुल खाली है और इसके अंदर से वीडियो चली गई है और अभी हम लोगों ने कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आके, तो मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया है जिसमें मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा माई आई फ्रेम। मैंने अभी इसका आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखाया, मैंने ओवरव्यू दोबारा दिखाता हूँ। इस तरह से मेरे पास कुछ ओवरव्यू आ रहा है और यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा है, बिल्कुल खाली हो गया है, यहाँ से वीडियो बिल्कुल चली गई है। अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग में आके एक चीज़ लिख दूँ जिस पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, टैप सी द वीडियो, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टैप टू सी द वीडियो। अगर हम लोग इसको रिलोड करें तो अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरी वीडियो ओपन हो रही है। बट मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब टैप टू सी द वीडियो करूँ तो मेरी जो ये फ्रेम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाली वीडियो इस फ्रेम के अंदर ओपन हो। तो वो कैसे होगा, वो हम करके देखते हैं। मैं सबसे पहले आऊँगा, मैंने नेम इसी वजह से अपने आई फ्रेम को दिया है यहाँ पे, ताकि जब मैं वो वाला नेम जब अपने एंकर टैग में कॉल करूँ तो जब मैं टैप टू सीधा वीडियो पे क्लिक करूँ तो मेरा जो वीडियो है वो उस फ्रेम के अंदर प्ले होना शुरू हो जाए। तो वो किस तरह से होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एंकर टैग में और यहाँ पे आके टारगेट लिखूँगा। हम लोग टारगेट के बारे में पहले भी देख चुके हैं कि हम लोग उसको ब्लैंक कर देते हैं। तो टारगेट ब्लैंक करने से हम लोग न्यू टैब में जाके खुल जाता है, हम जिस भी फाइल का लिंक दिया होता है। अगर हम लोग टारगेट ब्लैंक नहीं करते तो हम उसी टैब में जाके खुल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको टारगेट ब्लैंक कर देते हैं तो इसमें हम लोगों को किसी डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है मैंने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट, सही है। टारगेट में आके मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा माई आई फ्रेम, सही है। मैंने यहाँ पे माई आई फ्रेम लिखा और अब मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा तो देखें अब क्या होगा। मैंने जब अपना जो उसके अंदर नेम है मेरे आई फ्रेम का, जब मैंने उसको एंकर टैग के अंदर कॉल किया तो मेरी जो वीडियो है वो फ्रेम के अंदर खुली, सही है। इसी तरह से मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ ताकि थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा अच्छा लगे हमें। मैंने BR लिखा और मैंने एक और बार BR लिखा, सही है। तो मैंने 3 बार BR ले लिया। मैंने आपको बताया था आप जितनी बार BR यूज़ करते जाएंगे वो उतना नीचे 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 जाता जाएगा। इसी तरह से मैंने टैप टू सीधा वीडियो किया और वीडियो आ गई। अब इसी तरह से हम लोग कुछ इमेज के बारे में भी देख लेते हैं ताकि इमेज का आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इमेज सबसे पहले गूगल से ही उठा लेता हूँ। कार की इमेज ले लेते हैं। मैं कार इमेजेस, ठीक है। कार इमेजेस पे आया और यहाँ पे कोई अच्छी सी इमेज, अच्छा यहाँ पे ना मेरा कुछ मसला हो रहा है, याहू में जाके खुलता है वो, मैं गूगल कर लेता हूँ। पहले गूगल ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार इमेजेस, ठीक है। कार इमेजेस लिखा और अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर पाऊँगा। असल में याहू पे वो सही डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं क्या मसला हो रहा है, मैं उसको देख लूँगा बाद में। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस आ गई हैं।
थोड़ा सा इमेज को खोलने के बाद थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे ताकि उसके जो पिक्सल्स हैं वो क्लियर हो जाए। जब आप लोग वेट नहीं करते उसको इसी तरह से डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके पिक्सल बिल्कुल फटे हुए आते हैं, वहाँ पे ब्लर भी हो जाती है, अच्छी इमेज नहीं आती। इस वजह से थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए ताकि वो जब तक साफ़ हो जाए वो खुद साफ़ होती है और उसके बाद फिर आप लोग उसको सेव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर सेव होती है। मैं सिंपल यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया और अपने फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव किया। डेस्कटॉप पे आया और लर्निंग आई फ्रेम के अंदर इसका मैं कार कर देता हूँ, इतना बड़ा नेम है इसका, ठीक है। इसको मैंने कार कर दिया। अच्छा ये मुझे पता है ये वाली इमेज आएगी नहीं क्योंकि AVIF फाइल है ये। चलें इसको सेव करके देखते हैं, अगर ये लग जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हम लोग चेक कर लेंगे। इसको मैं लर्निंग HTML में आता हूँ, बल्कि इसको हम लोगों ने पहले ही सेव किया हुआ है। चलें मैं लगा के चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं आया और लर्निंग आई फ्रेम में आया, मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड की थी। चलें इसको ही Ctrl X करते हैं और यहाँ पे Ctrl V कर देते हैं। ये इमेज मेरे पास कार की इमेज आ गई है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कार की वाली इमेज को कॉपी किया, सिंपल आई फ्रेम पे आया और यहाँ पे आके ए वाले जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो का सोर्स डाला था वहीं पे मैं अपनी इमेज का सोर्स डाल दूँगा। कैसे? मैंने Ctrl V किया और Ctrl V करने के बाद क्या हुआ चेक करते हैं। तो अब क्या हुआ कि दोबारा ब्लैंक हो गया है, यहाँ पे एक इमेज आ गई। अब इमेज पे स्क्रॉल क्यों आया? क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है, छोटी इमेज लेंगे तो स्क्रॉल नहीं आएगा, सिंपल। तो अच्छा अब इसके अंदर तीसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने इमेज के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने वीडियो के बारे में पढ़ लिया। अब इसी तरह से आप लोग कोई अपना HTML डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि जब एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं तो एक दूसरी फाइल अपनी बनाते हैं, अपना कोई पेज बनाते हैं, उसका फिर लिंक डालते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी दूसरी फाइल में जाके खुलते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये चाहूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि टैप टू सीधा फाइल, और टैप टू सीधा फाइल पे जब मैं क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पे आके खुलूँ, कोई जो मेरी जो दूसरी फाइल है ना वो इस फ्रेम के अंदर आके खुले, तो वो भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फ़ाइल उठा लेता हूँ अपनी, हम लोगों ने लर्निंग HTML जितनी HTML इसके अंदर पढ़ी है उसमें से ही मैं यहाँ पे टेबल की फ़ाइल उठा लेता हूँ, Ctrl C कर लेता हूँ और दूसरे फोल्डर में जाता हूँ अपने लर्निंग आई फ्रेम के, और यहाँ पे आके मैं Ctrl V कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल की फ़ाइल उठा ली है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेबल की फ़ाइल है ये मेरे फ्रेम के अंदर जाके ओपन हो, मतलब अलग से ओपन ना हो, जब मैं क्लिक करूँ तो वो फ्रेम के अंदर ओपन हो। तो कैसे होगी वो कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके इसको कट करूँगा और सिंपल ये जो टेबल है इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सही है। और मैं यहाँ पे वीडियो की जगह फाइल कर देता हूँ। मैंने इमेज में इमेज नहीं की थी, चलें बस अब तो हो गया, फाइल कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अब मैंने टैप टू सीधा फाइल किया तो मेरा ये वाला टेबल खुल गया। अच्छा अब आप लोग कह रहे होंगे इतना बड़ा आ रहा है, ये मसला वो मसला, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि फ़ाइल बड़ी है, जगह कम है, इस वजह से इतना वो हो रहा है। तो आप लोग इसका विड्थ और हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइट इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 400 कर दूँ और यहाँ पे विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 600 विड्थ कर दी। तो चेक करते हैं अब कैसा आएगा ये। टैप टू सीधा फाइल किया तो अब थोड़ा सा बेहतर आ रहा है। इसी तरह से आप लोग इसको कुछ भी दे सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर जिसका नाम होता है बॉर्डर रेडियस। वो असल में क्या काम करती है, वो ना ये जो बॉर्डर्स होते हैं ना इनको राउंडेड कर देती है। हम लोग जब आप लोग CSS पढ़ेंगे तो वो वाली प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे सिर्फ HTML के लिए ही बता रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा सा राउंडेड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं उसमें ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ आई फ्रेम के अंदर और मैं यहाँ पे आके स्टाइल लिखता हूँ, ठीक है। और स्टाइल लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जब मैंने लिखा और मैं इसको 20px दे देता हूँ तो 20px पे थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको थोड़ा राउंडेड और थोड़ा सा स्टाइल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का आई फ्रेम टैग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग डिव टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि असल में डिव होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके एक पी ले लेता हूँ और पी के अंदर एक डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ 20 वर्ड्स का। 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिया मैंने और यहाँ पे आके मैं इसके नीचे भी, बल्कि इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि देर ना हो, मेरा भी टाइम बचे, आप लोगों का भी टाइम बचे।
यहाँ पे मैं इसको नीचे आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पैराग्राफ्स आए। अगर मैं यहाँ पे एक टैग है div, सही है, जब मैंने div को ओपन किया और इसके लास्ट में क्लोज कर दूंगा, कंट्रोल X किया और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आया और यहाँ पे लास्ट में कंट्रोल V कर दिया। तो कंट्रोल V करने से क्या होगा कि ये जो div का टैग है और ये वाला ऊपर का जो पैराग्राफ है, यहाँ पे हम लोगों ने div टैग ऐड नहीं किया, जबकि हम लोगों ने दूसरे वाले पैराग्राफ में div टैग ऐड किया है। तो इसमें क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी फ़िलहाल HTML में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़्यादातर हम लोग CSS में काम करने के लिए div को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ कि दोनों पैराग्राफ वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका CSS में ज़्यादा काम होता है div का। अभी हम लोग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक div टैग होता है जिसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, div इट इज़ यूज्ड टू डिवाइड द पेज कंटेंट या कुछ भी, सही है। तो ये हम लोग का div टैग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, हम लोगों ने फॉर्म में एक चीज़ कवर नहीं की थी जिसका नाम था ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो हम लोग फॉर्म में बना रहे होते हैं। फॉर्म के बगैर भी बना सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ कि सिलेक्ट, सही है, सिलेक्ट एक टैग होता है हमारे पास, सही है। मैंने सिलेक्ट लिखा तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई हम लोग का, नेम ID और सिलेक्ट, वहाँ पे क्लोज हो गया, ओपनिंग टैग बना और क्लोजिंग टैग बना। नेम में मैं कुछ भी दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स, और फ्रूट्स में आके मैं यहाँ पे एक इसको टैग्स भी देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स। और यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन, ठीक है। मैंने ऑप्शन लिखा। इसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ और कंट्रोल V कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ। 3 ऑप्शन सही रहेंगे। अच्छा, अब वैल्यू में आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप लोग इस ऑप्शन के बीच में लिखेंगे वो वैल्यू में भी लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है वैल्यू का। यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट पे मैं आके लिख देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। और थर्ड पे मैं आके लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्या लिखें मैंगो। मैं यहाँ पे आके मैंगो लिख दिया। तो ये 3 ऑप्शंस हो गए, लेकिन अभी ये सही सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बनी नहीं, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ओपन किया और सिलेक्ट को फिर फ्रूट के पास वो क्लोज कर दिया। ऑप्शन तो मैंने बाद में लिखा, तो सिलेक्ट मुझे सबसे लास्ट में बंद करना है ऑप्शंस के बाद, सही है। तो मैंने इसको कंट्रोल X किया और नीचे आया कंट्रोल V कर दिया। चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे देखें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है आप लोगों के पास जिसमें क्या आया, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज वगैरह ये सब चीज़ें आ गई हम लोगों के पास। तो ये सब काम किसने किया, ये सब काम हमारे सिलेक्ट ने किया। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि फ्रूट्स क्यों शो नहीं हो रहा है, ये असल में जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो इसमें आप लोगों को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शंस आप लोगों के पास आ गए और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों के पास बन चुकी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ें आज कवर कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने आईफ्रेम टैग के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने डिफ के बारे में पढ़ लिया है और हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में पढ़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब HTML में कुछ रह गया है, और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ रह गया है तो वो आप लोगों की गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आईफ्रेम टैग एक, जब आप पता है, आप जब किसी को कहेंगे ना कि मुझे HTML आती है तो वो आपसे सेकंड सवाल करेगा कि एडवांस HTML आती है, आप कहोगे हाँ भाई मुझे तो एडवांस HTML आती है, तो आपसे पूछेगा कि आईफ्रेम टैग के बारे में बताओ क्या होता है। तो आईफ्रेम टैग ना सब आपकी ना एडवांस लेवल चेक करने के लिए चेक करते हैं, कि पूछते हैं आपसे कि भाई आईफ्रेम टैग बताओ क्या होता है। तो आईफ्रेम टैग इतना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मेरे ख्याल से अगर कोई आप लोगों को लगता है कोई टैग रह गया है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जब भी मैंने नहीं पढ़ा है। HTML को इतना हम लोग डिटेल में पढ़ते भी नहीं है। आप लोग कहीं जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो लिटरली आप लोगों से कोई HTML के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि HTML में कुछ ऐसा नहीं है जो जिसके अंदर से सवाल किया जाए या कुछ किया जाए। असल में जो चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग फ्रंट एंड वेब डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो असल में उसके अंदर चीज़ें क्या आ रही होती हैं, आप लोगों से CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में असल में उसके अंदर से जो एक लॉजिकल क्वेश्चंस निकाले जाते हैं उससे पूछा जाता है। तो HTML हम लोगों के लिए इतनी ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली इसके अंदर, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द एक कंक्लूजन क्लास रखेंगे और उसके अंदर हम लोग सारा कंक्लूड करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को डेट और सब फर्दर डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। उसमें हम लोग HTML के ग्रैंड टेस्ट रखेंगे और ग्रैंड टेस्ट इजी नहीं होगा, तो आप लोग ग्रैंड टेस्ट की तैयारी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।